Hello students, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is your English mentor Asmita Singh and today we'll be covering some important questions based on vocabulary. But this time the pattern is quite different. If I talk about the trend, initially these sort of questions were not there in the examination. But to know the gravity and depth of your vocabulary, examiners have started giving you such questions. All right. So first of all, read the directions. Each of the sentences in the following items has an underlined word followed by 4 choices. Select the most appropriate option that improves or corrects the underlined word in the context of the sentence. See, जो underlined word है वो बेसिकली एप्ट नहीं है, उसकी जगह हमें दिए हुए 4 ऑप्शंस में से एक वर्ड पुट करना है. सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज the professor's explanation was so opaque that even the PhD scholars struggled to grasp the core concept of the quantum theory. See, what is opaque? Anything which is not clear. हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट होता है ओपेक. तो जो एक्सप्लेनेशन प्रोफेसर ने दिया वो बहुत ही अनक्लियर था. ऑल राइट, सो अनक्लियर के लिए और क्या वर्ड है? वेग. राइट. पीएचडी स्कॉलर्स जो कि एक हाई डिग्री होती है वो तक उस एक्सप्लेनेशन को ग्रास्प नहीं कर पाए. तो अब देखते हैं इसकी जगह कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा फिट होगा. सी, ल्यूसिड तो इसका एंटोनिम है. ल्यूसिड का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी क्लियर, समथिंग विच इज वेरी ट्रांसपेरेंट. ऑल राइट. आर्टिकुलेट का मतलब होता है someone who basically has the power to explain something very well, right? तो to make something understand is articulation. तो ये भी नहीं होगा, ये तो एंटोनिम है. मैनिफेस्ट का मतलब है समथिंग विच इज वेरी क्लियर, समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस. राइट. सो आप देख रहे हैं कि बाकी तीनों एंटोनिम है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टिक, विच इज द राइट आंसर? Anything which is very ambiguous, anything which is very dubious. So 2 new words जो एग्जामिनर हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग है doubtful. All right. So this is the way we basically do the questions. Let's move towards the next question. The commander ordered the troops to seize the enemy's ammunition before the reinforcements could arrive at dawn. ऑलराइट. अब एक बात बताइए, कमांडर क्या ऑर्डर देगा? कैप्चर करने को ऑर्डर देगा या जो भी ट्रूप्स हैं उनको कुछ रोकने का? बिकॉज सीज, आपने एक टर्म सुनी होगी, सीज फायर. सीज फायर का ये मतलब होता है जब 2 नेशंस या 2 से ज्यादा नेशंस किसी वॉर लाइक सिचुएशन में हैं, तो ऐसे में वॉर को एंड करने के लिए या फिर एक सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जब दोनों तरफ की ट्रूप्स क्या कर जाएं, पीछे हट जाएं, दैट इज नोन एज सीज फायर. बट यहाँ पे तो बात हो रही है कैप्चरिंग की. आपको खुद सेंस आ रहा है कि डिपोट को कैप्चर करने की बात हो रही है. राइट. अब देखते हैं कौन सा वर्ड है. सबसे पहले मैं अगर इस वर्ड की बात करूं, सी, सीज का मतलब होता है जब कोई भी पुलिस फोर्स या एनी ऑफ द फोर्सेस ऑफ एनी नेशन एनसर्कल्स अ बाउंड्री. ऑल राइट. ये एक वर्ब है और इसका मतलब है किसी एक स्थान को किसी भी पर्पस से क्या करना? एनसर्कल करना. अब वो सेफ्टी इश्यूज भी हो सकते हैं, वो किसी मिलिटेंट या बहुत सारे मिलिटेंट्स का अटैक भी हो सकता है. तो घेराबंदी, जो आपने एक टर्म सुनी होगी जरूर, उसको बोलते हैं सीज. साइज यू वेरी वेल नो, इट इज द डायमेंशन. राइट. और ये क्या है? ये है सिंगुलर वर्ब जिसका मतलब होता है देखना. ठीक है. तो भाई द राइट आंसर इज seize. Now what is the meaning of seize? To capture. See, when you capture something via control, जब आप किसी चीज को अपनी कंट्रोल से, फिजिकल कंट्रोल से, मेंटल अपने टैक्टिक से किसी भी एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, स्पेशली यहाँ पे लैंड की बात होती है. ठीक है. और यहाँ पे बात भी देखिए किसकी है, आप सेंस लगा ही सकते हैं कि डिफेंस फोर्सेस की बात हो रही है, आर्मी की बात हो रही है. तो क्या करने का ऑर्डर दिया ट्रूप्स को? अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि जो एनिमीज के एमिनिशन का जो डिपो है उसको क्या कर ले? कैप्चर कर ले. ठीक है. कैप्चर कर ले इससे पहले कि कौन आ सके, क्योंकि देखिए डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग. राइट. और मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस बेसिकली टेक प्लेस व्हेन इट्स डार्क.
ऑलराइट, ताकि आप स्टेल्थ मिशंस कर सकें। अगर आप एकदम उजाले में इस तरीके के स्पेशल फोर्सेस मिशन करेंगे तो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि सामने वाला एनिमी कैप्चर कर सकता है या फिर डिटेक्ट कर सकता है। सो द राइट आंसर इज सीज। ऑलराइट, आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपको सिर्फ वोकैबुलरी की ही जरूरत नहीं है, आपको होमोनिम्स के भी बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। मैंने बहुत से एग्जाम्स में होमोनिम्स की इंपॉर्टेंस को आए दिन बढ़ते देखा है। रीजन क्या है? सी, होमोनिम्स होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वो वर्ड्स जिनके प्रोनाउंसिएशन काफी सिमिलर है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं सीज, 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 साइज, सीज, बट उनके मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है। ऐसे में अगर आपको वो डिफरेंस नहीं पता है दिए हुए वर्ड्स के बीच में, आप डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे, और कंफ्यूज होंगे तो हाई चांसेस क्या है कि आप एक गलत क्वेश्चन का या एक गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, या उसका जो आंसर है वो गलत होगा। राइट, चलिए तो थर्ड की तरफ चलते हैं। डेस्पाइट, सी, डेस्पाइट क्या ला रहा है? कॉन्ट्रास्ट ला रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जब आप इस तरीके के स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सीधा आंसर नहीं ढूंढना है, आपको सीधे ये नहीं ढूंढना है कि शब्द की जगह कौन सा आएगा, पहले आपको एसेंस समझना है। बिकॉज जो आपको बाकी गिवन वर्ड्स हैं वो ही आपको हिंट देंगे कि कौन सा वर्ड वहां एप्ट है या अप्रोप्रिएट है। ऑलराइट, सो डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग एविडेंस अगेंस्ट हिम, मतलब उसके खिलाफ जो एविडेंस थी बहुत चीख चीख के उसको गिल्टी प्रूफ कर रहे थे। द सस्पेक्ट कॉन्टिन्यूड टू रिफ्यूट द एलिगेशंस मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। सी, इमेजिन करिए क्रिमिनल है, और क्रिमिनल के अगेंस्ट जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी उसने काफी इंपॉर्टेंट या काफी ओवरवेलमिंग, जो बहुत ही क्लियर सबूत थे, ठीक है, एविडेंस थे, वो ढूंढ निकाले, लेकिन फिर भी खड़ा होकर सस्पेक्ट बार बार उन एलिगेशंस को क्या कर रहा था? नकार रहा था, इनकार कर रहा था। देखिए, पहले तो रीबफ का मतलब बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर सिमिलर, बट देखिए कितना थिन लाइन डिफरेंस है। जब आप किसी चीज को ब्लंटली क्या कर देते हैं, आप ब्लंटली जब किसी चीज को मना कर देते हैं ना, ब्लंटली सेइंग नो टू समथिंग, ठीक है, इज नोन एज रीबफ। अब आप खुद सोचिए, जहां पे जुडिशरी है पूरी, वहां पे सिटिंग है जजेस की, क्रिमिनल की, और वहां पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी है, वहां पे तो कोई राइट ही नहीं है ना भाई जो क्रिमिनल है उसको कि वो रीबफ करे एलिगेशंस को। ब्लंटली सेइंग नो का मतलब है बुरी तरीके से किसी चीज को मुंह पे मना कर देना, और इस ऐसे फॉर्मल एनवायरनमेंट के लिए रीबफ वर्ड नहीं आएगा। रिनाउंस का मतलब होता है गिव अप कर देना। अब वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, आपका कोई थ्रोन भी हो सकता है, आपकी ड्यूटीज भी हो सकती हैं। तो जब आप त्याग देते हैं, जब आप सरेंडर कर देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं, और सरेंडर तो वो कर ही नहीं रहा है ना, डिस्पाइट आया, कॉन्ट्रास्ट आया है। रिवोक का मतलब होता है, ये बहुत ही एक फॉर्मल वर्ड है, किसी लाइसेंस का या किसी लॉ का जब खंडन होता है ना, सो ऑफिशियल वॉयलेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आर्टिकल 370 का क्या हुआ था? आर्टिकल 370 को रिवोक करा गया था ना, और ये जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, उसको 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया, और दोनों पार्ट्स क्या बन गए हैं अब? एक यूनियन टेरिटरी, JNK एंड लद्दाख। राइट, सो बेसिकली रिवोक करना मतलब ऑफिशियली किसी चीज का खंडन कर देना। तो यहाँ पे तो वो भी टर्म नहीं आएगा, यहाँ एक सिंपल सा टर्म आएगा, डिनाई। उसने डिनाई करा, ठीक है, ही कंटिन्यूड टू डिनाई। डिनाई का सिंपली ये मीनिंग होता है मना करना, ठीक है, किसी चीज को अग्री ना करना, अपना डिसेंट देना। डिसेंट का मतलब होता है DISSENT, डिसेंट का मतलब होता है डिसअप्रूवल। तो उसने अपना डिसअप्रूवल, वो बार बार क्या दे रहा था? अपना डिसअप्रूवल दे रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बजट प्रपोजल वाज डेफर्ड बिकॉज द फाइनेंस मिनिस्टर वांटेड टू रिव्यू द टैक्स इंप्लीकेशंस फॉर द मिडिल क्लास। चलिए, अब सारे वर्ड्स का मतलब देखना जरूरी है। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपको पांचों का मीनिंग आता होगा। ठीक है, सबसे पहले डेफर। डेफर का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, किसी चीज को टाल देना। ठीक है, अब एक बात बताइए, ऐसा नहीं है कि ये वर्ड यहाँ पे फिट नहीं है, बट डायरेक्शंस आपने पढ़े कि ये वर्ड तो अब आपको रिप्लेस करना ही है, और इस वर्ड के लिए कोई नया वर्ड लिखना है। डिफर करने का क्या मतलब होता है? सहमति ना होना, व्हेन यू डू नॉट अग्री। ठीक है, जब क्या होता है? व्हेन यू कॉन्ट्राडिक्ट। ओके,
डेटर का मतलब होता है डिस्करेज, जैसे एक होती है न्यूक्लियर डेटरेंट पॉलिसी, ठीक है। सो जो इसका ये मतलब है कि भाई देशों को पीस, मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड, उनके बीच क्या होना चाहिए, पीस होना चाहिए। सो देयर इज नो नीड टू मेक न्यूक्लियर वॉर हेड्स और न्यूक्लियर वेपन्स। हालांकि ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसको फॉलो करे। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डू develop their nuclear warheads, right? And I think it's important as well. So deter is to discourage, किसी चीज को suppress करना, किसी चीज को दबाना। Prefer, you very well know, to be inclined towards something, ठीक है, or to choose something, but here the right answer is postpone, ठीक है। तो लेकिन मैंने बोला ना, इसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए, डेफर का टालना, तभी तो आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। ऑलराइट, और बाकी वर्ड्स का भी पता होना स्टूडेंट्स उतना ही इंपॉर्टेंट है। Let's move to the question number 5. Okay, the judge noted that the witness's testimony was credible as it was directly contradicted by the CCTV footage. सेंस क्या आ रहा है कि जज ने ये नोट किया कि जो विटनेस की टेस्टिमनी है, टेस्टिमनी इज गवाही, जो उसकी स्टेटमेंट है वो क्या है। सबसे पहले क्रेडिबल का मतलब समझते हैं। क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, जिस बात पे आप क्या कर सके, भरोसा कर सके। अब एक बात बताइए, अगर स्टेटमेंट या टेस्टिमनी बिलीवेबल होगी तो जज ये क्यों कहेगा कि सीसीटीवी फुटेज में जो है वो पूरी तरीके से डिफर कर रहा है उसकी स्टेटमेंट से, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ ये वर्ड तो नहीं आएगा। लेट्स से कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। सबसे पहले इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, ठीक है। क्रेडुलस का क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो लोग बहुत ही ज्यादा गलेबल होते हैं, जिनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, जो हर किसी की बातों में आ जाते हैं, नाइव। ऑलराइट, प्लॉसिबल का क्या मतलब है, प्लॉसिबल मतलब समथिंग विच इज प्रैक्टिकल, समथिंग विच इज डूएबल, ठीक है। और फेलिशियस, नाउ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। टेस्टिमनी कैसी थी, फुल ऑफ लाइज, ठीक है। एनीथिंग विच इज फुल ऑफ लाइज या जिसमें बहुत ज्यादा एरर है, जिसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है। मैंने बोला भाई इसकी मार्कशीट, हिज मार्कशीट सीम्स फेलिशियस टू मी, ठीक है। तो फेलिशियस लग रही है मतलब फुल ऑफ एरर, झूठ, फरेब लग रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल लग रही है। सो द राइट आंसर इज डी। चलिए 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हर डिस्क्रीट बिहेवियर एट द गाला, गाला इज बेसिकली एन इवेंट जहां पे आप बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं। So her discreet behavior at the gala helped her avoid the prying. What a good word. Prying मतलब जो हमेशा क्या करते रहते हैं। See, prying एक एडजेक्टिव है। prying का मतलब होता है वो आंखें या वो लोग जो हमेशा आपके काम में अपनी नाक घुसाते हैं या अपनी टांग अड़ाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनको आदत होती है झांकने की, कुछ लोग होते हैं ना जिनको आदत होती है कि भाई ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो prying उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ऑफ दी टैबलॉइड जर्नलिस्ट। अब टैबलॉइड पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तो होता है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का एक छोटा वर्जन होता है टैबलॉइड, जहां पे क्या होता है, कुछ शीट्स होती हैं, मतलब एक छोटा सा जर्नल होता है और उसमें पेजेस तो होते हैं, उन पेजेस में ना आर्टिकल से ज्यादा पिक्चर्स होती हैं, तो टैबलॉइड वो बोलते हैं, ठीक है। तो हर डिस्क्रीट बिहेवियर से सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है वाइस, समझदार, जुडिशियस, ठीक है। ये तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है स्टूडेंट्स। डिस्क्रीट का मतलब होता है स्कैटर्ड, ठीक है। स्कैटर्ड मतलब बिखरा बिखरा या अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। डिस्टिंक्ट भी वही है, अलग अलग, ठीक है। ब्लेटेंट क्या होता है, शेमलेस, ओपनली शेमलेस। ब्लेटेंट रिमार्क्स देते हैं ना कई बार बहुत लोग, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज प्रूडेंट। एक बहुत अच्छा वर्ड है, मैंने आपको क्लासेस में पहले भी पढ़ाया है। वाइस, एर्यूडाइट, समझदारी भरा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, दैट्स अ वेरी गुड वर्ड आई थिंक। प्रूडेंट प्लस इवन डिस्क्रीट वर्ड इज ऑल्सो वेरी गुड। जो अंडरलाइंड वर्ड डिस्क्रीट है और जो ऑप्शन अल्फा है डिस्क्रीट, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए स्पेलिंग भी अलग है, याद रखिएगा कौन सा वाइस है और कौन सा है स्कैटर्ड, ठीक है, या डिफरेंट। चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं।
The internal rebellion served to enervate the king's authority, eventually leading to the collapse of the dynasty. सी सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी राज्य में इंटरनल रेबेलियन ही शुरू हो जाए, मतलब जो वहीं के लोग हैं आपस में ही लड़ने लगे या फिर लेट्स से किंग के खिलाफ हो जाए, तो ऐसे में वहां की जो अथॉरिटी होगी उसका डिक्लाइन तो निश्चित है. सी एनर्वेट, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना किसी भी सेंस में कि एनर्जी से रिलेटेड होगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है स्टूडेंट्स. एनर्वेट का मतलब होता है एग्जॉस्ट होना, धीरे धीरे डिक्लाइन होना, ठीक है, किसी चीज का कम होना. तो भाई यहाँ पे नेगेटिव सेंस है ना, क्योंकि डायनेस्टी कोलैप्स हो गई तो एनर्जाइज तो आएगा नहीं. एलिवेट का मतलब भी होता है ऊपर की ओर, एलिवेटर इसी से बना हुआ वर्ड है. एम्फसाइज मतलब भी जोर डालना या reinforce करना. so the right answer is undermine. all right, तो किंग की अथॉरिटी धीरे धीरे क्या हो गई स्टूडेंट्स, बिकॉज इंटरनल रेबेलियन था तो किंग की अथॉरिटी धीरे धीरे अंडरमाइन हो गई. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा. लेट्स डू द नेक्स्ट. इट इज इंपेरेटिव. सबसे पहले वही मैंने बोला ना आपको, इवन जो अंडरलाइन वर्ड है उसका भी मीनिंग पता होना चाहिए. सी इंपेरेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट. इंपेरेटिव का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी वाइटल और समथिंग विच इज वेरी नेसेसरी और समथिंग विच इज वेरी सिग्निफिकेंट. ऑलराइट, it is necessary that every citizen follows the traffic rules to ensure safety on the national highways. ये बहुत जरूरी है ना. अब एक बात बताइए भाई, क्या ये ऑप्शनल होगा किसी की? भाई आपकी मर्जी, आपको अगर फॉलो करने हैं ट्रैफिक रूल्स या नहीं. क्या ये सेकेंडरी होगा? नहीं भाई, ये तो प्राइमरी है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है. क्या ये नॉमिनल होगा? आप चूज करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये होगा मैंडेटरी. सो अ वेरी गुड वर्ड एंड चार्ली इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, बी माइंडफुल what you were marking. चलिए, the athlete was disqualified from the tournament. क्यों disqualify करा students athlete को? Because he had unintentionally, the unintentionally का एक बहुत अच्छा word है, inadvertently, मतलब अनजाने में उसने क्या कर लिया, unconsciously उसने क्या कर लिया, कुछ rules break करे. ठीक है, किसके? वेट कैटेगरी. लेट्स से वेट लिफ्टिंग करते हैं वो एथलीट, जिनको क्या करा है, डिस्क्वालीफाई करा है. उन्होंने ना चाहते हुए भी कुछ रूल्स को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया. चलिए देखते हैं. अब एथलीट, अब सारे वर्ड्स का मतलब समझना होगा, काफी सिमिलर है बट बहुत अंतर है. सी डिस्पेल का मतलब है वैनिश, धीरे धीरे किसी चीज को गायब करना. अब जैसे डिस्पेल पता है कैसे यूज होता है? वी ऑल शुड डिस्पेल आवर फियर्स, वी ऑल शुड डिस्पेल आवर एंजाइटी. मतलब धीरे धीरे हमें इसे गायब करना चाहिए, राइट, धीरे धीरे रिमूव करना चाहिए. डिस्कार्ड का क्या मतलब होता है? टू थ्रो अवे, या इसके लिए एक और बहुत अच्छा फ्रेज है कास्ट अवे, किसी चीज को फेंक देना. जैसे जो चीजें हमारे काम की नहीं होती हम उनको क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, वी बेसिकली डिस्कार्ड देम, राइट. फॉर एग्जांपल यू नो प्रॉब्ली दो वी शुड नॉट डिस्कार्ड आवर ओल्ड क्लोथ्स, इट्स बेटर टू गिव इट to someone who is in need of it, right? So it's your responsibility anyway. And what is dismissed? See, अगर किसी को जॉब से निकाला जाए, इसका एक बहुत अच्छा इडियम एग्जाम में आता है, to give someone a sack. ठीक है, तो जॉब से किसी को क्या कर देना, बाहर निकाल देना. ठीक है, या किसी ऑफिशियल पोजीशन से. अब ये देखिए, ये है आंसर और इसका मतलब क्या होता है. सी डिबार्ड का मतलब होता है किसी एक्टिविटी में या किसी कॉन्टेस्ट में जब आपको क्या कर दिया जाए, प्रोहिबिट कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, किससे? पार्टिसिपेशन से, आपको अलाउ ही ना करा जाए, दैट इज डिबार्ड. ठीक है, डिबार्ड इज अ गुड वर्ड, करा भी है क्लास में हमने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बिकॉज सारे ऑप्शंस भी बहुत इंटरेस्टिंग थे. द CEOs altruistic, मैंने क्लास में कई बार पढ़ाया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. कुछ वर्ड्स दिखा रही हूं मैं आपको, अल्ट्रुइज्म या फिलॉन्थ्रोपी, या फिर अगर किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है समैरिटन. इन तीनों वर्ड्स के काफी मिलते जुलते मतलब हैं. ये सिनोनिम है ऑल्ट्रुइस्ट का.
और ऑल्ट्रुइस्ट से ही बना है ऑल्ट्रुइस्टिक। क्या है इन सारी वर्ड्स का मतलब? समवन हु लव्स ह्यूमन काइंड, मतलब जो दूसरे व्यक्ति से क्या करे, प्रेम करे, चैरिटी करे, उसका कोई हिडन मोटिव ना हो, वो नीडी की बस सहायता करता चला जाए, करता चला जाए। द वेरी renowned late businessman Ratan Tata is a very good example of altruism, all right, because he used to give a lot of charity and in return he never wanted anything. In fact, अगर आप उनके ऑफिस में भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स या एनिमल्स दिखाई देंगे, ठीक है, स्ट्रे एनिमल्स दिखाई देंगे। तो भाई सीईओ का जो नेचर है वो कैसा है? दूसरों की सहायता करने वाला है, दूसरों की हेल्प करने वाला है, और यही नेचर एविडेंट है, सबूत देता है व्हेन ही डोनेटेड हाफ ऑफ हिज एनुअल बोनस। देखिए ना, उन्हें जो भी सालाना बोनस मिला उसका आधा उन्होंने किसे दे दिया? लोकल ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होते हैं? जहाँ पे ऑर्फन्स रहते हैं, ठीक है, अनाथालय में अपना आधा बोनस सालाना दे दिया। अब बताइए ऑल्ट्रुइस्टिक की जगह क्या आएगा? सबसे पहले ये तो इसका ऑपोजिट है। मैल्वोलेंट वो लोग होते हैं जो क्रूअल होते हैं, जिनके इंटेंशंस कैसे होते हैं? एविल इंटेंडेड पर्सन, एविल इंटेंशंस होते हैं, तो ये तो कट हो गया। मिजर्ली का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा कंजूस है, ठीक है, तो समवन हु इज वेरी थ्रिफ्टी। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है निगार्ड। निगार्ड मतलब कंजूस, सो निगार्डली इज द सिनोनिम ऑफ मिजर्ली, राइट। एंड प्रैग्मेटिक, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, ठीक है, उनके पास सॉल्यूशंस होते हैं, तो एक बहुत अच्छा वर्ड है। ऑप्टिमिज्म के साथ हमेशा अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या सही आंसर है? यहाँ पे आंसर है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब होता है काइंड, जेनरस, ऑलराइट, मतलब बहुत ही बड़े दिल वाला व्यक्ति। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज the geopolitical strategists argued that the nation's insular foreign policy would eventually lead to its total marginalization in the global trade arena. See, मैंने क्लास में वर्ड कराया था, मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिखती हूँ, आपको पता भी होंगे। ऑर्थोडॉक्स, स्टीरियोटाइप्ड, क्या है इन वर्ड्स के मतलब? इन वर्ड्स का मतलब है जिन लोगों की सोच कैसी होती है, पुरानी। तो अगर भाई कैसे फॉरेन पॉलिसीज हैं, कन्वेंशनल, मतलब पुरानी सोच पे बनी फॉरेन पॉलिसीज होंगी, तो क्या होगा? टोटल मार्जिनलाइजेशन क्या हो जाएगा? ग्लोबल ट्रेड एरिना में क्या आ जाएगा? टोटल मार्जिनलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैग्नानिमस का तो मतलब होता है समवन हु हैज अ ह्यूज हार्ट, समवन हु इज वेरी काइंड, समवन हु इज वेरी जेनरस, जो अभी हमने ऊपर वर्ड पढ़ा था ऑल्ट्रुइस्टिक, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन तो बिल्कुल ऑपोजिट है। कॉस्मोपॉलिटन्स पता है कौन होते हैं? जो एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, जिनके लिए ये जो पूरी दुनिया है, सिर्फ अपना देश नहीं, पूरी दुनिया को वो एक मॉडर्न तरीके से देखते हैं और पूरी दुनिया को अपना घर समझते हैं। क्योंकि कॉस्मो मतलब, कॉस्मो वर्ड आया है कॉस्मोस से, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल, और पॉलिटन आया है पॉलिटिशियन से। सो समवन हु लव्स द होल वर्ल्ड, तो उसकी जो सोच होगी वो बड़ी क्या होगी? मॉडर्न होगी। तो ये भी होगा नहीं। सिकोफेंटिक, मैंने क्लास में बताया था, सिकोफेंसी मतलब चापलूसी। तो फ्लैटरी, बहुत ज्यादा ऑयली टंग होती है जिसकी, बहुत ज्यादा क्या करते हैं? सर्वाइल बिहेव करते हैं, हमेशा खुश करने की कोशिश। द राइट आंसर इज पैरोकियल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स। पैरोकियल का मतलब है नैरो माइंडेड, छोटी सोच, ठीक है, जो चला आ रहा है उसी नजरिए से आगे भी लाइफ को देखना, और इससे बड़ी दिक्कत होती है लाइफ में भी। सो ऑलवेज हैव अ गुड माइंडसेट, ठीक है, आपको वेलकमिंग होना चाहिए नई नई एवेन्यूज के लिए। चलिए 12th करते हैं। Despite the CEO's attempt to mollify the disgruntled stakeholders, see disgruntled मतलब someone who is very annoyed, बहुत ही ज्यादा गुस्से में, चिड़चिड़ा। तो भाई डिस्पाइट आ गया, फिर से कॉन्ट्रास्ट। वैसे तो सीईओ ने बहुत कोशिश की, क्या करने की? सप्रेस, शांत करने की। देखिए, इस वर्ड का मतलब होता है काम या पैसिफाई। I have taught you this word multiple times in the class also. सप्रेस करना, काम करना, पैसिफाई करना, ऑल राइट। तो भाई कोशिश तो बहुत की सीईओ ने कि ये जो गुस्सा भरा था स्टेक होल्डर्स के अंदर, उसको क्या कर सके? उस गुस्से को शांत कर सके।
with minor dividend increase the demand for a leadership change persisted, लेकिन जो शेयर होल्डर्स थे वो माने ही नहीं भाई। उन्होंने क्या देख लिया, डिविडेंड इंक्रीज देख लिया, इकोनॉमी की टर्म है, और वही वो कहते हैं नहीं इस लीडर को हटाओ, हमें ये सीईओ नहीं चाहिए। देखते हैं क्या आएगा। सी सबसे पहले वर्ड है कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब होता है किसी को पनिश करना, जैसे द बॉय वॉज कैस्टिगेटेड बाय द प्रिंसिपल। तो ये वर्ड हमने करा भी है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में आते हैं, एडमॉनिश, ठीक है, या फिर रिब्यूक, ठीक है, एटसेट्रा। फिर अगला वर्ड ये भी एक्सरबेट, ये तो इनफैक्ट इसका क्या है, एंटोनिम है। कई बार नहीं होते हम कुछ ही चीजों को क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं ना, किसी चीज को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स हम, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, मैंने कराया भी है, एड फ्यूल टू फ्लेम। एड फ्यूल टू फ्लेम, ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा, हमें इसकी जगह चाहिए ना, मॉलिफाई, प्रोपिशिएट। पता है इसका मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को धीरे धीरे शांत करना, किसी चीज को काम करना, पैसिफाई करना, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। एग्रेंडाइज का भी मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा भड़का देना। चलिए 13th करते हैं। द रिसर्च पेपर was criticized because the data sets used to support the hypothesis were deemed spurious by the review committee। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई ये वर्ड पूछे, पता है स्पूरियस का क्या मतलब होता है, कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं ना, या कई बार कुछ ऐसी फेक करेंसी जो लग तो रही होती है कि असली है बट होती कैसी है, जाली, ठीक है, फेक, या फिर काउंटर फीट। हालांकि ये लगती कैसी है, इट अपीयर्स टू बी ऑथेंटिक बट इट्स नॉट, होती नहीं है। और इसी का सिनोनिम है ये, क्योंकि देखिए ये तो हो गया इसका एंटोनिम, ये तो क्या हो गया, समथिंग विच इज रियल। मेटिकुलस, ये भी अच्छा वर्ड है, फुल ऑफ डिटेल्स। Someone who looks into details is a meticulous person। Ephemeral क्या होता है, ट्रांजिएंट, ये भी करा है क्लास में, ट्रांजिएंट या शॉर्ट लिव्ड। मैंने बोला भाई इसकी सक्सेस ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत ही एफिमरल है, बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। सो एफिमरल मतलब शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, 14th। The High Court ruled that the lowest court decision was arbitrary as it lacked any, see arbitrary का पहले ही मतलब समझ लेते हैं। arbitrary का मतलब होता है impulsive। कुछ लोग नहीं होते अपने मन से डिसीजन लेते रहते हैं, ठीक है, अपने इमोशन से डिसीजन लेते हैं, दूसरों का नहीं सोचते। तो हाई कोर्ट कहता है कि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है वो उससे बिना सोचे समझे सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ले लिया, as that decision lacked any substantial means major important legal reasoning or adherence to established precedents। तो क्या होगा, very good word। see whimsical is based on your emotions। जैसे जो लोग अपनी मन की नहीं करते, अपने मन की करते हैं, whimsical thought आ गया मुझे कि मुझे अभी सर्दियों में -2 डिग्री में आइसक्रीम खानी है, दैट्स अ whimsical डिजायर, ठीक है। डॉगमेटिक क्या होता है, वर्ड सारी देख लेते हैं। डॉगमेटिक मतलब स्टीरियोटाइप, जो पुरानी रूढ़िवादी सोच है। और इक्विटेबल मतलब जस्ट का क्या मतलब होता है, जो जस्टिस करे, ठीक है। तो इक्विटेबल मतलब एनीथिंग विच इज इक्वल, जैसे सैलरी शुड बी इक्विटेबल, क्या होनी चाहिए, बराबर की होनी चाहिए, ठीक है, महिलाओं की भी पुरुष की भी। So the right answer is whimsical। After years of civil unrest, the interim government, interim is what, temporary। interim का मतलब होता है temporary। जो interim government है वो क्या कर रही है, उसका primary objective क्या है, to extirpate the deep rooted corruption। deep rooted corruption को जो interim temporary government है वो निकालना चाहती है, उसको eradicate, to remove from roots, जड़ से निकालना चाहती है, ठीक है। emanate क्या होता है, जैसे अगरबत्ती से क्या निकलता है, from incense sticks a good smell is emanating। तो emanate मतलब किसी चीज का किसी सोर्स से बाहर की ओर आना, ठीक है, to come out from a source।
टू कम आउट। जैसे कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस इमेनेट करते हैं अपनी पर्सनालिटी से। इंस्टिगेट करना मतलब भड़काना, प्रोवोक करना, और एमेलियोरेट मतलब किसी भड़की हुई चीज को सप्रेस करना। लेकिन वही ये करप्शन को सिर्फ दबाने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ शांत करने की कोशिश नहीं करेंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। वही मीनिंग है एक्सटर्पेट का और वही मीनिंग है इरेडिकेट का, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16, अ गुड वन। सी अर्बेन का डिप्लोमैट्स के जो मैनरिज्म है वो कैसे है? बहुत ही ज्यादा चार्मिंग, एलिगेंट, या आप कह सकते हैं वेल मैनर्ड है। अब देखिए मैं तो एक क्वेश्चन कर पा रही हूँ या आपको समझा पा रही हूँ, बिकॉज आई नो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स। बट लेट्स से अगर आपको एग्जाम में किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो आप एसेंस भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे जो डिप्लोमैट का मैनर थे वो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट थे, वेल मैनर्ड थे, चार्मिंग थे ड्यूरिंग द हाई स्टेक समिट। इससे क्या हुआ, जो टेंशन थी ना दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच, वो क्या हो गई? डी एस्केलेट, मतलब कम हो गई, डिक्लाइन हो गई, क्योंकि वो बहुत तमीज से पेश आ रहे थे, राइट, बहुत। And the right answer is suave. Suave is a very good word. Again, इसका क्या मतलब होता है? Very charming, ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है, well mannered। तो बहुत ही well mannered, इसका क्या मतलब होता है? His voice is very boorish, rough. All right, you know, बहुत ही ज्यादा coarse, बहुत ही ज्यादा भारी। किसी का अगर बिहेवियर बूरिश है मतलब बहुत ही ज्यादा इल मैनर्ड है, मतलब ये दोनों ऑपोजिट है बिल्कुल। रस्टिक का भी वही मतलब होता है, रॉ एंड रॉबस्ट, ठीक है, रफ। और हेजिटेंट, जो क्या, हेजिटेंट तो स्टूडेंट्स आपको पता है, समवन हु इज नॉट और समवन हु डज नॉट टेक इनिशिएटिव, जो बहुत घबराते हैं, पीछे हटते हैं। चलिए, द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट वाज डैश दैट द हिस्टोरियंस, डिलैपिडेटेड का मतलब होता है बहुत ही बुरी कंडीशन में होना, ठीक है। कोई चीज जो ऑलमोस्ट कैसी है? डिस्ट्रॉयड है, या फिर इन अ वेरी पुअर कंडीशन। अब क्या करना पड़ेगा भाई? बहुत ही पुअर कंडीशन में है ना मैन्युस्क्रिप्ट, तो हिस्टोरियंस क्या करेंगे? एडवांस्ड इंफ्रारेड इमेजिंग उन्होंने क्या करी? यूज करी, क्योंकि उनको जो फेडेड इंस्क्रिप्शन पे या मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखा हुआ था वो समझ ही नहीं आ रहा था। तो देखिए, सबसे पहले प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी पायस, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही क्लीन, स्पॉटलेस। स्पॉटलेस अच्छा वर्ड है, ठीक है। रेजिलेंट का मतलब होता है जो बाउंस बैक करते हैं, समवन जो अपने टफ टाइम से निकल के वापस आते हैं, ठीक है। ऑर्नेट करना, डेकोरेट करना। व्हाट्स द राइट आंसर? द राइट आंसर इज डेक्रेपिट। डेक्रेपिट मैंने आपको एग्जाम में भी बताया था, इफ द बिल्डिंग इज डेक्रेपिटेड और इफ द बिल्डिंग इज इन द डेक्रेपिटेड फॉर्म, मतलब पूरी तरीके से क्या हो गई है? खंडर सी हो गई है। सो दैट खंडर इज dilapidated. The professor warned that the adding too many superfluous details to the thesis would only serve to obscure the brilliance of the original research. मतलब अगर आप ओरिजिनल रिसर्च में बहुत ज्यादा superfluous डिटेल ऐड करेंगे, superfluous is something extra, तो वो जो थीसिस है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी? अनक्लियर हो जाएगी, अस्पष्ट हो जाएगी, ऑब्सक्योर हो जाएगी। द राइट आंसर इज रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा। इंटीग्रल इज द मेन पार्ट ऑफ समथिंग, जैसे कहते हैं ना फैमिली इज द इंटीग्रल पार्ट। लैकोनिक, अ वेरी गुड वर्ड स्टूडेंट। लैकोनिक का मतलब होता है समवन हु टॉक्स वेरी लेस, समवन हु टॉक्स वेरी लेस, उनको लैकोनिक बोलते हैं, ठीक है। बहुत कम शब्दों का जो प्रयोग करते हैं। पिविटल इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी मेजर। कल ही बताया था मैंने आपको क्लास में, इफ यू रिमेंबर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 says, the witness was known for his mendacious nature, which made the jury extremely skeptical of his testimony. फिर से गवाही regarding the night of the crime. See, mendacious का मतलब होता है something which is very doubtful, जिसमें बहुत ज्यादा झूठ है, फरेब है, कुछ भी authenticity फील नहीं हो रही। अब veracious का क्या मतलब होता है? truthful। अगर आपके दोस्त विराशियस हैं तो अच्छी बात है, मतलब वो बड़े सच्चे हैं। सिंपल सी बात है। डुप्लीकेट का क्या मतलब होता है? एनीथिंग विच इज फेक, ठीक है, या कॉपी ऑफ समथिंग, विच इज द राइट आंसर। जो नेचर है वो कैसा लग रहा है विटनेस का? मेंडेशियस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ फरेब कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कुछ डुप्लीसिटी कर रहा है ना, डुप्लीसिटस बिहेवियर है। कैंडिड मतलब अपराइट। ये कौन लोग होते हैं? जो लोग जो मन में आता है वो ही
जो दिल में है वो ही सामने है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ डुप्लीसिटस, ठीक है. कैंडिड इज समवन हु इज वेरी आउटराइट एंड गलेबल, जो बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, ठीक है. इन्फ्लुएंस, नाइव होते हैं, उनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, ठीक है. चलिए 20th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स. The sudden plummet in the value of the currency forced the central bank to intervene. Intervene होती है दखल अंदाजी करना, to interfere, ठीक है, by raising interest rates. अब क्या करा भाई, अचानक से गिरावट आ गई. किस में गिरावट आ गई स्टूडेंट्स? करेंसी की वैल्यू में. ऐसे बनता है ना कुछ ऐसे, ठीक है. गिरावट आ गई. अब सेंट्रल बैंक को ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ा, बीच में इंटरफेयर करना पड़ा, और क्या करने पड़े, इंटरेस्ट रेट्स हाई करने पड़े. अब प्लमिट का मतलब होता है गिरावट, वही मीनिंग होता है नोज डाइव का. ड्विंडल का मतलब होता है जो चीज लड़खड़ा रही हो, जो बहुत वीक हो, जो चीज बस कोलैप्स होने ही वाली हो, दैट इज ड्विंडल, ठीक है. सर्ज मतलब तेजी से क्या होना, टू सडन इंक्रीज इज नोन एज सर्ज, एंड ऑसिलेट इज टू वेव. ऑसिलेशन होता है ना, ठीक है. चलिए इजी करते हैं 21 से, जस्ट गिव मी अ मिनट. The diplomat's reticent nature, see, laconic, मतलब जो लोग बहुत ही कम बातचीत करते हैं. During the press conference led many analysts to believe that the secret negotiations had reached a critical impasse. मतलब वो डिप्लोमैट इतना ज्यादा चुप था कि जो सीक्रेट नेगोशिएशन वो करने के लिए आए थे वो आगे ही नहीं बढ़ पाई. इम्पास मतलब क्या होता है, डेड लॉक या स्टैंड स्टिल, जो चीज कभी आगे ही ना बढ़ पाए, जिस चीज में कोई प्रोग्रेस ही ना हो पाए. तो कैसे हैं, ये रहा आंसर. टेसिटर्न का भी मतलब होता है समवन हु हार्डली टॉक्स. और आपको भी पता है भाई, कम्युनिकेशन अगर करना है, कोई अग्रीमेंट करना है, कोई सीक्रेटिव नेगोशिएशन है, तो भाई बात करना तो जरूरी है. लोक्वेशियस क्या होता है, समवन हु टॉक्स अ लॉट. इसका ऑपोजिट लोक्वेशियस, ठीक है. गैरुलस, वेरी गुड वर्ड, ये सारे कराए मैंने क्लास में. अगेन सिनोनिम है एक दूसरे के. समवन टू टॉक्स अ लॉट, जिसको चैटर बॉक्स भी बोलते हैं, चैटर बॉक्स. एक्सपेंसिव क्या होता है, यू वेरी वन, समथिंग जो बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस है. अच्छा ये एक्सपैंड वाला एक्सपेंसिव है, सॉरी, एक्सपेंसिव की तो स्पेलिंग अलग होती है. मतलब ये एक्सपेंसिव इज लेंदी, ओके, लेंदी. चलिए इसको एक्सपेंड करा जा सके. अगला क्वेश्चन है, The scientists warned that the pernicious effect of the chemical spill. सिंपल सी बात है, अगर कोई केमिकल फैल गया है, स्पिल हो गया है, स्प्रेड हो गया है, तो उसके इफेक्ट्स कैसे होंगे, हार्मफुल, या कैसे होंगे, डेट्रीमेंटल. ये सब मैं सिनोनिम्स दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. कैसे होंगे, डेलेटेरियस. तो मिल गया क्या आपको आपका आंसर, बिल्कुल ये रहा. इनोक्वस इसका ऑपोजिट है, इसका मतलब होता है हार्मलेस. जैसे बच्चे कैसे होते हैं, इनोक्वस होते हैं. भाई बच्चों से किसे डर लगेगा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो अभी चलना भी नहीं सीखे, बड़े हार्मलेस होते हैं, बड़े ही सीधे साधे क्यूट प्यारे होते हैं. सेल्यूब्रियस, सेल्यूब्रियस का मतलब है हेल्दी. सब कहते हैं ना हिली एरियाज का एटमॉस्फेयर बहुत ही सेल्यूब्रियस है. नेग्लिजिबल इज व्हाट, नथिंग. मॉडिकम, ना के बराबर, कोई भी चीज जो ना के बराबर एग्जिस्ट करे. चलिए आगे बढ़ते हैं 23. After the scandal, the politician's attempt to exculpate himself by blaming his subordinates only served to further damage his public standing. चलिए समझते हैं. अब सिंपल सी बात है, पॉलिटिशियन फंस गया, वो अपने को क्या कराने की कोशिश करेगा, बाइज्जत बरी. जब आप किसी को एक्विट या विंडिकेट कर दें, दैट इज टू फ्री समवन from charge is exculpate. ठीक है. कैस्टिगेट मैंने ऊपर ही बताया था, किसी को पनिश करना. जेपार्डाइज, किसी को डेंजर में डालना. ठीक है.
और इंक्रिमिनेट का मतलब टू पुट समवन इन जेल, किसी को बंदी बनाना इज नोन एज इंक्रिमिनेट. सो द राइट आंसर इज विंडिकेट. चलिए 24th. The professor's pedantic approach to teaching ancient history often alienated students who were looking for a broader understanding of the subject. से कुछ लोग ना बहुत ज्यादा डिटेल्स देते हैं, बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं नॉलेज का, जो बात नहीं भी बताने की जरूरत होती वो भी बताते हैं. ऐसे लोगों को पेडेंटिक बोलते हैं. ये छोटी छोटी डिटेल पकड़ के बैठे रहते हैं, हाँ, और जो जरूरी नहीं है वो भी बताते रहते हैं. तो क्या लगता है क्या होगा? ये होगा राइट आंसर सी, पंक्टिलियस. पंक्टिलियस का मतलब या पेडेंटिक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना. ठीक है, तो सुपरफिशियल यू वेरी वेल नो. सरफेशियल जो बाहरी बाहरी. कर्सरी इज अगेन नॉट केयरफुल. कर्सरी ग्लांस से आपने पढ़ लिया सिलेबस और एग्जाम देने पहुंच गए, फिर क्या होगा? एग्जाम ऑब्वियसली क्लियर नहीं होगा. लैकेडाइसिकल भी वही है, नॉट केयरफुल, लापरवाही. ठीक है, एक वर्ड है बहुत अच्छा स्टूडेंट्स इसके लिए, इंडोलेंट. एग्जाम में आता है इंडोलेंट. someone who is very lazy, someone who is very लापरवाह, careless. ठीक है, चलिए let's move to the question number 25. The legal team argued that the contract was void because one of the signatories had been under extreme duress at the time of the agreement. See, duress का मतलब होता है किसी पे जोर आजमाना, किसी के साथ कोर्जन, फोर्स करना किसी को कुछ करने के लिए. तो भाई लीगल टीम ने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है ना बिल्कुल नल हो गया है, ये बिल्कुल वेकेंट वॉइड हो गया है, किसी काम का नहीं है. बिकॉज एक सिग्नेटरीज को जबरदस्ती अपनी पावर का प्रयोग करके किसी और ने उसको जबरदस्ती साइन कराया है. तो भाई ऐसा अग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, बाइंडिंग नहीं होगा. बाइंडिंग मतलब जिसको हमें फॉलो करना होगा. ल्यूक्रेटिव भी नहीं होगा. ल्यूक्रेटिव मतलब अल्योरिंग, जो बहुत ही प्रॉफिटेबल हो. सो व्हाट्स द राइट आंसर? नल. क्या हो गया वो? नल. बाइंडिंग का उल्टा. The CEO's parsimonious attitude towards employee benefits eventually led to a massive brain drain as top talented migrated to more generous competitors. चलिए क्या हुआ? अब ये जो सीईओ है ना बहुत ही कंजूस है स्टूडेंट्स, तो वो पैसे ही नहीं देता है किसको? जो उसका कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है. तो जो टॉप टैलेंटेड एम्प्लॉय थे वो चले गए. कहाँ चले गए? ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है आप एक स्थान से, वैसे तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. यहाँ इस सीईओ के एम्प्लॉय ने क्या करा? वो सब उन कॉम्पिटिटर्स या उन सीईओज के पास चले गए या उन कंपनीज के पास चले गए जो बहुत जेनरस थे, मतलब काइंड थे, अच्छा खासा पैसा देते हैं. तो ये तो भाई कंजूस है. एक्स्ट्रा वेकेंट क्या होता है? समवन हु इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट, जो बहुत खर्चा करते हैं. ये तो ऑपोजिट हो गया, ये तो आंसर नहीं होगा. अब देखो, अब इन दोनों में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, फ्रूगल में और पेन्यूरियस में. ठीक है, ये भी होता है. म्यूनिफिसेंट अच्छा वर्ड है, मैंने बताया भी है क्लास में. समवन हु इज वेरी जेनरस, बहुत खुले दिल वाला, बहुत ही उदार, बहुत जो अच्छे से पैसे दे. आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करती हूँ. आंसर है पेन्यूरियस. समवन हु इज वेरी माइजरली, बहुत ही ज्यादा कंजूस. अब देखिए फ्रूगल ना एक पॉजिटिव वर्ड है. फ्रूगल और इकोनॉमिकल एक पॉजिटिव वर्ड है. इसमें भी इंसान पैसे बचाता है लेकिन समझदारी वाले पैसे बचाता है. मतलब जहां नहीं खर्चा करना, जहां जरूरत नहीं है वहां पे फालतू की खर्चा नहीं करता. तो फ्रूगल ना थोड़ा सा पॉजिटिव वे में पैसा ना खर्चा करना है. बट जब कोई बहुत ज्यादा कंजूसी करता है स्टूडेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्सिमोनियस बोलते हैं या फिर बोलते हैं पेन्यूरियस. सो द राइट आंसर इज पेन्यूरियस. ठीक है, आप पेन्यूरियस के साथ जाएंगे. चलिए let's do question number 27. The artist's work was characterized by the eclectic mix of traditional folk motifs and modern digital surrealism, making it hard to categorize. See, पहले eclectic का मतलब समझते हैं. You know, when you combine a lot of things together, combining a lot of things together,
अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है होमोजीनियस और हेट्रोजेनियस, तो आपको आंसर मिल गया है। When we mix a lot of things together, so the mixture becomes heterogeneous. बहुत इजीली आप डिस्टिंग कर सकते हैं कि इसमें ये भी है, वो भी है, ये भी मिला दिया है, वो भी मिला दिया है। जबकि होमोजेनियस मिक्सचर कैसा होता है, जो बेसिकली एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। नहीं तो भाई क्या क्या कट गया, यूनिफॉर्म कट गया। मोनोलिथिक वो मैन्युस्क्रिप्ट्स या वो बेसिकली स्ट्रक्चर होते हैं ना जो बहुत ही लॉन्ग और यूनिफॉर्म होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, तो वो होते हैं मोनोलिथिक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हिस्ट्री पढ़िएगा, आपको दिखेंगे बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोनल्स। ऑर्थोडॉक्स आप जानते ही हैं, डॉगमेटिक, पुरानी सोच। तो उन्होंने क्या करा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बना दिया, किसका, ट्रेडिशनल फोक मोटिव्स का और मॉडर्न डिजिटल सरलिज्म का। चलिए अगला देखते हैं, द रेबेल लीडर्स इंफ्लेमेटरी स्पीचेस। भाई इंफ्लेमेटरी स्पीच का मतलब होता है जो चीज या जो भी स्पीच क्या कर दे, भड़का दे, प्रोवोक कर दे, एड फ्यूल टू फ्लेम कर दे, ठीक है, या फिर इंस्टिगेट कर दे, एक्सरबेट कर दे, ऊपर एक्सरबेट, एग्रेंडाइज, सारे वर्ड्स पढ़े आपने, ठीक है। अगेंस्ट द ट्रांजिशनल गवर्नमेंट्स न्यू टैक्सेशन पॉलिसी। सी कंसिलेटरी तो होता है शांत करने वाला, पीसफुल। कंसिलेशन का मतलब ही होता है, कंसाइलेशन मीन शांत करना, ठीक है। सूद भी काम करना, कंट्रोल करना, ऑपोजिट है ना बी और सी तो अल्फा के। और इनोक्वस होता है हार्मलेस, मैंने ऊपर ही कराया है। सिडिशियस, सिडिशन लॉ भी है भारत में कि कुछ भी ऐसा नहीं बोल देना है कहीं पे भी खड़े होके, तो आप पे क्या लग जाएगा, सेडिशन चार्जेस लग जाएंगे। आप कहीं पे भी खड़े होके कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके कुछ भी बोलने से कोई भी किसी भी कम्युनल, अगर किसी भी तरीके का कम्युनल राइट हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, कोई भी रिलीजियस टेंशन इरप्ट हो जाती है, तो आप पे क्या लगता है, सेडिशन लॉ लगता है। सो कैसी थी स्पीच लीडर्स की या उस पर्टिकुलर लीडर की, रेबल ही था। वैसे भी लीडर देखो क्या एडजेक्टिव यूज हुआ है लीडर के लिए, रेबल था वो, ठीक है, कट्टर था, नहीं अपनी ही सुनता था, अपोज करता था, तो सिडिशियस थी। चलिए, डिस्पाइट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा द एनालिस्ट प्रोवाइडेड अ ल्यूसिड समरी। अभी ऊपर ही स्टूडेंट्स मैंने ल्यूसिड बताया है, दिस इज द राइट आंसर। एक और बहुत प्यारा वर्ड है पेल्यूसिड, ट्रिक यही है, ल्यूसिड के आगे बस पेल लगा देना, ठीक है, वेरी क्लियर, ठीक है, वेरी डिस्टिंक्ट। नेबुलस का मतलब होता है, जो कि आंसर नहीं है बट अच्छा वर्ड है, वेग, समथिंग विच इज वेरी ब्लरी, समथिंग विच इज वेरी हेजी, ठीक है। कई बार क्लाउड्स, इवन ए टाइप ऑफ क्लाउड, क्लाउड्स के अगर आप टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें एक होता है निम्बस होता है, ठीक है। तो नेबुलस क्लाउड्स मींस अनक्लियर, ठीक है। एम्बिगुअस मैं बता चुकी हूँ, डाउटफुल। एक बहुत अच्छा वर्ड कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है एनीथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स और वेरी इंट्रिकेट, बहुत ही उलझी हुई चीजों को कॉन्वोल्यूटेड बोला जाता है, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 30, द सडन एब इन कंज्यूमर। सी एब वैसे टाइड को भी बोलते हैं, जब टाइड ना बाहर की ओर जाती है स्टूडेंट्स अपनी वेव से, एक टाइड अगर बाहर की ओर या समुद्र में एक टाइड बाहर की ओर जब जाती है, नीचे की ओर जाती है, उसको एब बोलते हैं, द सडन एब इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। लेकिन यहाँ पे एब का क्या मतलब है, एब का मतलब है किसी भी चीज में अचानक से गिरावट आना, डिक्लाइन आना। तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस अचानक से क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। और जो रिटेल जायंट्स थे, जो सेटल्ड वहां पे रिटेलर्स थे, उन्होंने क्या करा, स्केल बैक कर लिया। मतलब उन्होंने अपने प्लान को, भाई कहते कि यार इसके साथ हम कैसे डील करें, इसका तो कॉन्फिडेंस यहीं पे कम हो गया, तो पीछे हट गए, उन्होंने स्केल बैक कर लिया। क्योंकि वो क्या करने वाले थे, अपकमिंग हॉलीडे सीजन में कंज्यूमर के साथ अपने प्लान्स को एक्सपैंड करने वाले थे। लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा यार ये तो तैयार नहीं है, तो घबराया हुआ है, पीछे हट गए, ठीक है। पीछे हटने का क्या मतलब है, एब का क्या मतलब है, किसी चीज का डिक्लाइन होना, रिसेशन। मतलब जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस था वो किस में आ गया, रिसेशन में आ गया, डिक्लाइन हो गया, ठीक है। अच्छा है, सर्ज मतलब मैंने बताया है सडन इंक्रीज। अगर सडन इंक्रीज होता तो भाई जल्दी, मतलब प्लान्स जो थे कहीं ना कहीं जो अग्रीमेंट था वो हो जाता। फ्लक्स मतलब होता है एनीथिंग विच इज वेरी अनस्टेबल। मैं बताती हूँ फ्लक्स का मतलब अनस्टेबल क्या होता है, क्योंकि फ्लक्स एक ऐसा पॉइंट है, जैसे ये आपकी टैंक है 800 लीटर की जो आपके छत के ऊपर लगी हुई है, 500 लीटर की, व्हाटएवर इट इज। सो ये टैंक में ना फ्लक्स बना होता है। फ्लक्स इज दैट एरिया जहां से पानी आता है या जाता है। सो द इनफ्लोइंग और द आउटगोइंग इज बेसिकली नोन एज फ्लक्स। अगर कहीं पे फ्लक्स है, कॉन्फिडेंस में फ्लक्स है, तो अनस्टेबल कॉन्फिडेंस है, ठीक है, इनस्टेबिलिटी है, अप डाउन, बट उसका सेंस नहीं था। स्टैग्नेशन इज कोई भी चीज का अचानक से पॉज हो जाना, रुक जाना, दैट सडन पॉज। कई बार पानी हो जाता है स्टेग्नेट, और पानी में स्टेग्नेटेड वाटर में क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। अब थोड़ा ये जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं थोड़े से डिफरेंस है, बट एक ही
एक ही तरीके से अभी सॉल्व करते हैं हम इनको, बिकॉज इजी है. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, चलिए एक रूल समझाती हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले. एक फ्रेज है नॉट ओनली बट ऑल्सो. एक कॉम्बिनेशन तो आपने ये पढ़ा है, एक पढ़ा है आपने नाइदर नॉर, एक पढ़ा है आपने आइदर और. कहते हैं इन फ्रेजेस को आप ठीक उन्हीं वर्ड्स के आगे यूज करिए जिसपे ये एम्फेसाइज डालते हैं, जिसपे ये प्रेशर डालते हैं. अभी देखते हैं. The research findings were not only inconsistent with previous studies, but also with the current theoretical framework. ठीक है, अभी देखिए but also, देखिए कहां पे but also लगा हुआ है. ओके, चलिए यहां पे आप अगर ध्यान से देखें, but also लगा है, यहां पे एक प्रेप है with to the current theoretical framework, with the current theoretical framework. और not only किसके पहले लगा हुआ है, inconsistent के. आपको नहीं लगता स्टूडेंट्स की जैसे यहां पे विद प्रीवियस स्टडीज है और देखिए ध्यान से नॉट ओनली एम्फेसिस भी इसी पे डाल रहा है, तो ये इनकंसिस्टेंट बीच में कहां से आ गया. ये स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था, द रिसर्च फाइंडिंग्स वर इनकंसिस्टेंट नॉट ओनली विद प्रीवियस स्टडीज. तो कौन सा ही ऑप्शन ये रहा, पहले इनकंसिस्टेंट आ जाएगा फिर आएगा नॉट ओनली, बिकॉज नॉट ओनली किस पे फोकस डाल रहा है, किस पे एम्फेसाइज डाल रहा है, प्रीवियस स्टडीज पे. सिमिलरली जैसे बट ऑल्सो आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क पे फोकस डाल रहा है. तो एक तो छोटी सी ट्रिक ये भी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि बट ऑल्सो के बाद जो है वो ही नॉट ओनली के बाद होना चाहिए ना, तो वही इजी है. अगला देखते हैं. ये देखिए यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट आ गया. The CEO strategy was not only designed to increase short-term profits. देखिए but also के बाद 2 प्लस इन्फिनेटिव लगी हुई है ना. 2 प्लस इन्फिनेटिव का मतलब है 2, मतलब इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म, जिसमें 2 प्लस V1 की बात होती है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ पे भी तो नॉट ओनली के बाद 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए. डिजाइंड को इधर भेज दीजिए. सो द CEO स्ट्रैटेजी वॉज डिजाइंड नॉट ओनली, सिर्फ बढ़ाने के लिए नहीं, तो इंक्रीज पे फोकस डालना है ना, तो नॉट ओनली इधर आएगा. नॉट ओनली टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स बट ऑल्सो टू एंश्योर, मतलब एंश्योर करने के लिए, अश्योर करने के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. अगला करते हैं, ये भी वैसे ही होगा. द विटनेसेस टेस्टिमनी वाज नाइदर कंसिडर्ड एज क्रेडिबल बाय द जूरी नॉर बाय द प्रिसाइडिंग जज. देखो नॉर के आगे क्या है बाद में, बाय द प्रिसाइडिंग जज. तो भाई बाय द ज्यूरी से पहले क्या आ जाना चाहिए, नॉट ओनली, बट यहाँ पे तो कुछ और ही कर दिया. ठीक है, सॉरी नॉट ओनली थोड़ी, अभी तो हम नाइदर कर रहे हैं ना. तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा. द विटनेस टेस्टिमनीज वाज कंसिडर्ड एज नाइदर. ठीक है, सो कंसिडर्ड नाइदर एज क्रेडिबल, क्योंकि क्रेडिबल पे फोकस डालेंगे, क्रेडिबल पे एम्फेसिस डालेगा. कौन डालेगा एम्फेसिस, नाइदर, तो भाई उसी के पहले आएगा. So the witness testimony was considered neither as credible by the jury nor by the presiding judge. So that's the right answer. अगला है 34th. The diplomatic mission was either intended to foster, फिर से either और का कॉम्बिनेशन ढूंढ लीजिए स्टूडेंट्स. ये रहा और, ये रहा आइदर, और के बाद है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज इन्फिनेटिव. तो भाई 2 फॉस्टर के पहले भी क्या आ जाना चाहिए, आइदर आ जाना चाहिए. तो क्या हो जाएगा, द डिप्लोमेटिक मिशंस वाज इंटेंडेड आइदर टू फॉस्टर पीस और टू एस्टैब्लिश. इजी है, बहुत इजी. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द लास्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ द डे. द न्यू रेगुलेशन is not only applicable to small business but also, अब but also not only यहाँ पे है 2 प्लस V1, यहाँ पे है 2 प्लस V1, ये आएगा पहले, ये आएगा यहाँ पे. So the new regulation is applicable not only, because not only applicable पे emphasis नहीं डाल रहा, too small पे डाल रहा है. So the new regulation is applicable not only to small businesses but also to large multinational corporations. अगला है क्वेश्चन नंबर 36.
most critics found the wait. Most critics found the protagonist's action to be not only impulsive but also motivated by sheer greed. अब देखिए यहाँ but also के बाद क्या है, एक verb लगी हुई है और यहाँ पे not only के बाद impulsive. अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सही है. Actions to be not only impulsive, क्योंकि not only impulsive पे फोकस डाल रहा है और but also किस पे फोकस डाल रहा है, motivated पे. तो भाई no improvement और ये यहीं पे है. Most critics found the protagonist action to be not only, मतलब यहाँ पे असल में कोई improvement है ही नहीं. तो कई बार आपको ऑप्शन में नो इम्प्रूवमेंट देंगे, कई बार उस चीज को रिपीट करके लिख देंगे, तो आप उसी अकॉर्डिंग आंसर करिएगा. क्योंकि टू बी इम्पल्सिव नॉट ओनली कुछ नहीं होगा, नॉट ओनली टू बी कुछ नहीं होगा, नॉट ओनली इम्पल्सिव भी नहीं होगा. ठीक है, चलिए. The architect's plan was not only praised for his aesthetic appeal but also for its, फिर से हो गया यहाँ प्रेप लगा हुआ है but also के बाद, तो यहाँ पे भी जो ये प्रेप है उसके पहले आना चाहिए ना, not only. तो क्या आ जाएगा, the architect's plans was praised not only for, so praised not only for. ठीक है. Success in the civil services exam depends not only on your hard work but also on your, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सही है. depends not only on, सही है, not only on, क्योंकि देखिए not only के बाद यहाँ एक prep, your hard work, फिर वहां पे but also के बाद भी एक preposition और your consistency, no error and no improvement. Okay, चलिए. Last two questions of the day. The athlete was both celebrated for his prowess and his sportsmanship on the field. See, prowess is the power or the amazing amount of determination. All right, the athlete was both celebrated. नहीं, the athlete was, अब ये both किस पे, अभी आपको मैंने neither nor either और not only but also तो सिखाया, एक और वर्ड आ गया both, ये भी उसी के पहले आएगा जिस पे ये emphasis कर रहा है. तो ये celebrated पे थोड़ी emphasis कर रहा है, ये emphasis कर रहा है physical प्रोवेस पे और स्पोर्ट्समैनशिप पे. तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, द एथलीट वाज सेलिब्रेटेड बोथ फॉर, ठीक है, द एथलीट वाज सेलिब्रेटेड बोथ फॉर हिज फिजिकल प्रोवेस एंड हिज स्पोर्ट्समैनशिप. ठीक है, ये नहीं आएगा, सेलिब्रेटेड फॉर बोथ, सॉरी. ओके, सो द एथलीट वाज सेलिब्रेटेड for both his physical prowess and sportsmanship. ठीक है, and the last question, question number 40. The sudden market crash was not only attributed to global inflation but also to the instability of the local currency. अब देखिए not only के बाद आया है attributed, मतलब एक मेन वर्ब है, वो भी अपने V2 फॉर्म में, लेकिन बट ऑल्सो के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है. क्या आया है, टू प्लस वर्ब की बेस्ड फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, द सडन मार्केट क्रैश वाज एट्रीब्यूटेड नॉट ओनली टू ग्लोबल इन्फ्लेशन बट ऑल्सो टू द इंस्टेबिलिटी. असल में देखें तो यहाँ पे प्रोनाउन, ये इस प्रेप के बाद एक नाउन आई है और यहाँ पे भी इस प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आई है. ठीक है, तो यहाँ एट्रीब्यूटेड पहले आएगा. द सडन मार्केट क्रैश एट्रीब्यूटेड not only to global inflation but also to the instability of the local currency. So आपने एक चीज का ध्यान दिया इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए. सबसे पहले तो बिकॉज लास्ट के क्वेश्चंस थे जो थोड़े ग्रामर बेस्ड थे, ग्रामर भी उसमें ज्यादा यूज नहीं थी, उसमें प्लेसमेंट था कि आपको नॉट ओनली को वहीं पे प्लेस करना है जिसपे वो एम्फेसिस पुट करेगा. सिमिलरली नाइदर को, आइदर को या बोथ को वहीं पे पुट करना है जहां पे वो जोर डाल रहा है. राइट, और उससे पहले जो आपने वर्ड्स करे वो काफी न्यू थे आपके लिए. What I want from you all is to get yourself into this revision thing, because इसके बिना तो words याद ही नहीं होने वाले हैं. वो कैप की इंपॉर्टेंस हर एग्जाम में स्टूडेंट्स बढ़ती हुई जा रही है. ठीक है, सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप जितना ध्यान ग्रामर या कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स पे देते हैं उतना ही ध्यान आप वोकैबुलरी पे भी दें. ऑलराइट, विद दैट आई विश यू ऑल द लक. टेक केयर. जय हिंद.